प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी.एल. बैरवा। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत यशोधरा नामक महाकाव्य के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। यशोधरा महाकाव्य, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। यह रचना मूलतः मैथिली शरण गुप्त की ऐसी रचना है जिसमें एक ऐसी महिला पात्र जिसका नाम है यशोधरा, उसकी वीर व्यथा का, उसकी मानसिक दशा का तथा उसके चरित्र के उज्जवल पक्षों का चित्रण इस महाकाव्य में लेखक ने किया है। यशोधरा से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियाँ इस व्याख्यान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था और गुप्त जी ने अपने छोटे भाई, जो हिंदी के लेखक थे, सिया राम शरण गुप्त के आग्रह करने पर यह पुस्तक लिखी। इससे पूर्व उन्होंने साकेत जैसी रचना भी दी है। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध, जिसको हम कहेंगे सिद्धार्थ, के गृह त्याग की कहानी को रखकर, गृह त्याग की जो कहानी थी उसको केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लेखक ने लिखा। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है तथा यह महाकाव्य, यह रचना गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है, यानी कह सकते हैं गद्य पद्य की मिश्रित विधा है। और जहाँ गद्य पद्य दोनों बराबर मात्रा में आते हैं उस रचना को हिंदी जगत में चंपू काव्य कहा जाता है, तो इसे चंपू काव्य भी कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने इस कहानी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को और पुत्र राहुल को रात में सोता हुआ छोड़कर वन गमन के लिए निकल जाते हैं। यह इसकी प्रमुख कहानी है। आगे इसके कथानक को देखें तो कथा का जो आरंभ है वो गौतम के वैराग्य चिंतन से होता है। गौतम बुद्ध चिंतन करते हैं तो उनके मन में जरा, रोग, मृत्यु आदि के दृश्य वो देखते हैं और उन दृश्यों से वे भयभीत उठते हैं। अमृत तत्व की खोज के लिए महात्मा बुद्ध पत्नी और पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर महाविनिष्क्रमण करते हैं, यानी घर से निकल जाते हैं छोड़कर राजपाट को सिद्धि के लिए। यशोधरा का निर्वधि विरह अत्यंत कारुणिक है। विरह की दारुणता से भी अधिक उसको खलता है प्रिय का चोरी चोरी जाना, रात को सोता हुआ छोड़कर चले जाना यशोधरा को बहुत ही कष्टकारी। परंतु दूसरी तरफ उसे मरण का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर राहुल के लालन और पालन का दायित्व है। वो मर भी नहीं सकती क्योंकि छोटा पुत्र है। फलतः आंचल में दूध, आंखों में पानी के लिए वह जीवन यापन करती है। सिद्धि प्राप्त होने पर बुद्ध पुनः लौटते हैं, तब सब लोग उनका स्वागत करते हैं, परंतु माननीय यशोधरा अपनी कक्ष में रहती है। अंततः स्वयं भगवान उनके द्वार पहुंचते हैं और भीख मांगते हैं। यशोधरा उन्हें अपनी अमूल्य निधि राहुल को दे देती है, जो कि उनका पुत्र है। अब वह बड़ा हो चुका है तथा स्वयं भी उनका अनुसरण करती है, यानी उनकी सेविका, दासी बन जाती है। इस कथा का पूर्वार्ध एवं इतिहास प्रसिद्ध है, पर उत्तरार्ध कवि की अपनी उर्वर कल्पना की अमूल्य निधि है, अमूल्य सृष्टि है। लेखक ने इस रचना में गौतम बुद्ध का वनगमन जाना, क्यों जाना? क्योंकि वो युवा अवस्था में जरा यानी बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु जैसे दृश्य देखकर भयभीत हो जाते हैं कि एक न एक दिन इन सब से मुझे सामना करना पड़ेगा।
फिर वो वनगा बन जाते हैं, वनगमन में सिद्धि करते हैं, सिद्धि प्राप्त करके वापस लौटते हैं और यशोधरा और पुत्र राहुल को प्राप्त करते हैं। भाषा की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो यशोधरा नामक रचना, जो कि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, इस रचना में लेखक ने प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार जिसको हम कहेंगे एक ही है, उसका प्रयोग किया है। श्रृंगार के दो, एक संयोग और एक वियोग। तो यहाँ वियोग है क्योंकि पति छोड़कर चला गया है। संयोग का तो एकांता भाव है, एकांत में, यानी अपने प्रियतम की याद, अपने प्रियतम की जो वस्तुएं हैं उनका समीपता है। इसमें श्रृंगार रस के साथ साथ करुण, शांत एवं वात्सल्य रस भी यथा स्थान उपलब्ध होता है। प्रस्तुत काव्य में गुप्त जी ने छायावादी शिल्प का आभास हमें करवाया है, जैसे उक्ति व चित्र अद्भुत कौशल से चमत्कृत है, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें प्रौढ़ता है, शब्दों की कांतिमयता है। हम शैली की बात करें तो गीति काव्य शैली दिखाई पड़ती है, जो इस रचना को मृदुलता और मसृणता के विशेष गुणों से परिपूर्ण बनाती है। इस प्रकार यशोधरा एक उत्कृष्ट रचना सिद्ध होती है। लेखक ने इसमें खड़ी बोली के साथ साथ जो शब्द चयन किए हैं, वो शब्द चयन में तत्सम शब्दावली तथा तद्भव शब्दों की आवृत्ति भी हमें दिखाई पड़ती है। मोटे रूप से देखें तो कला पक्ष की दृष्टि से यशोधरा हिंदी जगत की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। आगे देखिए, अब इस पात्र की, यानी इस रचना की जो प्रमुख पात्र हैं वो है उर्मिला, और इसकी जो प्रमुख पात्र हैं वो है यशोधरा। उर्मिला तो साकेत की है, तो साकेत की उर्मिला को नहीं हम बात करें यशोधरा की। तो यशोधरा के चरित्र की बात करें तो यशोधरा का चरित्र चित्रण, जो कि इस काव्य की प्रमुख पात्र है, वो देखिए। यशोधरा के चरित्र का परंपरागत नारी विषयक अस्वस्थ दृष्टिकोण से हटाकर एक अपेक्षित और स्वस्थ दृष्टिकोण लेखक ने प्रदान किया है। गुप्त जी ने नारी को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। वह यशोधरा के आगे बुद्ध को झुकाते हैं। अंत में नारी के महत्व को स्वीकार करना बुद्ध को पड़ता है। लिखते भी हैं, एक नहीं दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। नर में कोई एक भी मात्रा नहीं है और नारी में दो मात्राएं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर वापस आते हैं तब वह स्त्री की महिमा को स्वीकारते हैं और यशोधरा से माफी मांगते हुए कहते हैं, दीन ना हो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी का। नारी के बिना पुरुष की कोई महिमा नहीं है। जिस प्रकार की धारणा समाज में स्त्रियों के प्रति है, लोग समाज की स्त्री को कोमल और वासना की चेरी मानते हैं, उनको समझाने के लिए गुप्त जी ने यशोधरा में कहा है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के धन में उन्हें भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। अतः यशोधरा गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना है, जो नवजागरण की आवाज़ है, जिसमें परंपरागत नारी विषयक स्वस्थ दृष्टिकोण से हटकर एक अपेक्षित स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि यशोधरा ऐतिहासिक पात्रों की ऐसी रचना है जिसमें लेखक ने पूर्वार्ध में बुद्ध की, उर्मिला की कहानी प्रस्तुत की है और इसके उत्तरार्ध में अपनी उर्वर कल्पनाओं के सहारे
नारी विषयक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्यान आपकी समझ में आया होगा। विशेष जानकारी के लिए, किसी प्रश्न के लिए आप मेरे नीचे लिंक में जाकर